नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएल के नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल नगर निगम में आज प्रदूषण को लेकर एक जरूरी बैठक हुई। यहां नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। सकलेर जन्य खूब गर्वेर विषय एवं तार जन्य भारत सरकार 7 कोटी 14 लाख टाका 34 लाख टाका 7 कोटी 34 लाख टाका 7.35 करोड़ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এডিশনাল পয়সা ওদেরকে রিলিজ করেছে যেন যে কাজটা আপনারা করেছেন এবং কন্টিনিউয়াসলি করে যাচ্ছেন সেটাকে যেন আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই সাফল্যটা শুধু আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যেমন স্টাফরা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় নোটিশ করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থ্রাশ করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে বুঝিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, ঠিক সেরকম শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা গত 2 বছর বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন গাছ লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন কলেজ, বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন এনজিওকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যাতে আমাদের শহর সবুজায়ন হয় এবং আকাশ আমাদের নীল হয়, যাতে আমরা সমস্ত কিছু সুন্দরভাবে দেখতে পারি এবং পরের প্রজন্ম কাছে যেন আমরা দায়বদ্ধতা থাকতে পারি, দায়বদ্ধতা না থাকি এবং আমরা যেন বলতে পারি যে সুস্থ এবং সুন্দর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেখানে শহর যেন বাঁচে। তার চেষ্টা আমি সামাবো কোনটা নিয়ে বাইরে দেন তাদের প্রচেষ্টা আপনার সকলে মিলে সাফল্যের কিন্তু আমরা মুখ দেখেছি। তো আজকের আমাদের এই সাফল্যের যেহেতু আমরা পেয়েছি, আমাদের কর্পোরেশনের সমস্ত স্টাফকে ধন্যবাদ দেবো, তার সঙ্গে আসানসোলবাসীকে আমরা ধন্যবাদ দেবো যে তাদেরও উদ্যোগ, তাদেরও প্রচেষ্টা, পুলিশ প্রশাসনেরও প্রচেষ্টা। আমরা ট্রাফিকের যিনি এডিসিপি আছেন তাকে নিয়েও আমরা মিটিং করেছিলাম এই পলিউশনের ব্যাপার নিয়ে, যে গাড়ির যে সমস্ত ধোঁয়াগুলো হয় ওগুলো একটু দেখবেন। তো ওনারাও দেখেছেন, ওনাদেরও আমরা ধন্যবাদ দিই। তো স্বীকৃতি পেলে সবারই ভালো লাগে, আমাদেরও ভালো লেগেছে, আসানসোল পৌর নিগমেরও ভালো লেগেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় খবরের কাগজ, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এই সমস্ত মধ্যেখানে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেখান থেকে আমরা যে পুরস্কারটা পেয়েছি তা আলোকিত হয়েছে। তো তার জন্য আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। ওনাদেরও প্রচেষ্টা ছিল যাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোনো শহর এই স্বীকৃতিটা পাক। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि भारत में 132 शहरों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसमें जो काम हो रहा है उसके तहत आज हमने आसनसोल में लोगों को स्मोकलेस चूल्हा और गैस वाला आयरन ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे हमने जो स्टडी की है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसमें ये पाया है कि कोयला जो लोग यूज़ करते हैं उसके कारण भी बहुत सा पोल्यूशन हो रहा है। तो हमने बाकी जो शहर है कलकत्ता, हावड़ा, बैरकपुर, हल्दिया, इन सब में तो हमने लोगों को गैस वाला आयरन और गैस के ओवन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। पर चूंकि आसनसोल में कोयला बहुतायत से पाया जाता है, उसके कारण यहाँ के लोगों से कोयला छुड़वाना
डिफ़िकल्ट लगा, तो हमने इसलिए स्मोकलेस चूल्हा, ये एक नया इनोवेटिव आइटम है, स्मोकलेस चूल्हा हम लोग लेके आए जिससे स्मोक ख़त्म हो तो पोल्यूशन कम होगा। इस चीज़ का एक प्रयोग किया गया है और वही आज सभी लोगों को दिया गया है। हम बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ में कोयला यूज होता है, पोल्यूशन होता है, उनमें भी क्लीनर फ्यूल के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है, गैस के ऊपर भी उनको लाया जा रहा है। वहाँ पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं उनको लगाया जा रहा है जिससे पोल्यूशन कम हो। रास्ते की धूल जब गाड़ी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर आ जाती है और उसके कारण भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसको भी हमने कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स दिए हैं। उसके साथ ही साथ पानी का छिड़काव करने के लिए भी इनको कई ऐसे पानी की टंकी माउंटेड ट्रक्स होते हैं वो दिए गए हैं जिससे कि ये लोग उस पर काम कर सकें। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं साथ ही साथ, और लोगों की लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ सके। जैसे लीगेसी डंप साइट है, काफ़ी 107 लीगेसी डंप साइट है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे कूड़ा जमा हो रखा है जिसका जलने के कारण धुआं उठता है, उसके ऊपर भी बायो माइनिंग शुरू करवाया गया है। तो पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण परिषद बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है और इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक स्वप्न है कि हम पश्चिम बंगाल को एक अलग जगह लेके जाएंगे जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। मैंने मेरे भाषण में भी जो बोला कि हम लोगों ने एक परिवेश ऐप बनाया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इसमें देख सकता है कि जिस जगह पर वो है वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है एवं नॉइज़ क्वालिटी कैसी है, पानी का क्वालिटी कैसा चल रहा है। जिस जगह पर हम परीक्षण करते हैं, किसी भी प्रदूषण से रिलेटेड कंप्लेंट को वो अगर देना चाहे वो दे सकता है। साथ ही साथ एक रिवॉर्ड का सिस्टम भी चालू किया है कि कुछ विशिष्ट तरह की इंडस्ट्रीज या इनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हम इन्फॉर्मेशन देने वाले को रिवॉर्ड भी देंगे। 500 रुपया तक का रिवॉर्ड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया जाएगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आसनसोल के लोगों को भी आपके माध्यम से कि इस ऐप को डाउनलोड करें, इसका व्यवहार करें और हम तक पहुँचे। हम चाहते हैं कि लाखों हाथों के साथ हम ये काम कर सकें और पश्चिम बंगाल को भारत में एक अलग मानचित्र में अलग जगह पर ले जाया जा सके प्रदूषण नियंत्रण में। यही हमारा स्वप्न है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल। पति से मोबाइल फोन पर बात नहीं होने पर डॉक्टर पति को तलाश करती एक महिला अस्पताल आ पहुंची। महिला की शिकायत सुनकर अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी व मरीज के परिजन अचरज में हैं। इस घटना से रानीगंज के एक निजी अस्पताल में हड़कंप मच गया। अंडाल थाना अंतर्गत बहुला क्षेत्र की रहने वाली सुनंदा पाल ने दावा किया कि निजी अस्पताल के डॉक्टर पार्थो सिन्हा ने उनसे शादी की थी। उनकी एक बेटी भी है। सुनंदा देवी ने कहा कि 2018 में उनकी पार्थो से मुलाकात हुई थी। उसके बाद स्थानीय मंदिर में शादी हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। महिला ने आरोप लगाया कि वो कम से कम 3 बार गर्भवती हुई थी। इसके बाद उसके पति ने उसका ऑपरेशन करा दिया। सुनंदा देवी ने शिकायत की कि उन्हें नहीं पता था कि उनके डॉक्टर पति पार्थो सिन्हा की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे भी हैं। सुनंदा देवी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पार्थो सिन्हा के परिवार ने उन्हें छोड़ने की धमकी दी थी। सुनंदा देवी ने आरोप लगाया कि पार्थो सिन्हा ने उनके मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरों सहित कई जानकारियां मिटा दी। जिस डॉक्टर पर आरोप लगाए गए हैं उनसे संपर्क नहीं हो सका है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता सुनंदा सिन्हा की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी। बेटी पहले पति से है। कोर्ट में उनके पहले पक्ष के पति के साथ तलाक का मामला चल रहा है। पुलिस ने महिला के आरोपों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ছোট বলে এইভাবে চলতে চলতে আমি তখন কিছু বলিনি। 2023 এই 2022 মার্চ আমার সাথে চেন্নাই যাই। ওখান থেকে আমি আবার কনসিভ করি। 2 মাস কনসিভ হওয়ার পর ঝামেলা সহ্য করে আবার মেডিসিন খাওয়াই। এই 11 জুন তার বউ, তার 15 বছরের মেয়ে, তার ছেলে, তার কাকু কাকিমা, এমনকি তার দিদি, বাচ্চা দিদি আমার বাড়িতে গিয়ে ঝামেলা করে। তারা বলছে যে তুমি ওকে ছেড়ে দাও, না হলে মরে দাও। এরকম করে কে বলছে? ওর ফ্যামিলি, আমি জানতামই না ওর কথা। কে বলছে নামটা বলে দিন। ওর ভাই বরপিতা সিনহা মেসেজ করছে আমাকে তোমার বরকে নিয়ে যাওয়ার। নাম জানছেন আপনি? কে আছে? ওরা করেছে তো তোর পার্থ সিনহা। ডাক্তার পার্থ সিনহা মারওয়াড়ি হসপিটাল। পার্থ সিনহা।
আজকে আপনারা কি চাইছেন? আজকে আমি ওকে চাইছি, আমার মেয়ে খাচ্ছে না, লাফিয়ে করে খাচ্ছে, আমার 18 থেকে 22 পর্যন্ত। गुरुवार को आसनसोल के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक मरीज के परिजनों और दोस्तों ने हंगामा मचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शामडी निवासी भवानी गुराई को 25 जून को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ने पर उनको 53 नंबर वार्ड अंतर्गत विद्यासागर सरनी में स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। মায়ের কবে ভর্তি হয়েছে, কোথায় ভর্তি করেছিলেন? মায়ের অ্যাপেন্ডিক্স হয়েছিল, মাকে এমএল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপরে কন্ডিশন একটুকু ভালো ছিল না, এই চলতে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপরে বললো 1.5 মাস টাইম দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মা বললো আমি যে ব্যথায় মরে যাব, তখন কী হবে? তখন মা বললো আমাকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। তখন ওই রেসেঞ্জার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ওই রেসেঞ্জার বললো একদম সুস্থ করে দেবো, আপনি একদম ঠিক হয়ে যাবেন, আপনার কিছু হবে না। তখন মা একদম খুশি হয়ে গেছিলো, কি বললো কি বেটা আমি ঠিক হয়ে যাবো, দেখ আমি এখানে জলদি ঠিক হয়ে যাব। তখন এখানে আনা হলো, অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হলো। যেদিন অপারেশন ছিল সেদিন আমরা খেতে গেছিলাম বলে দেখা হয়নি। তারপরে দেখা গেল কিছুদিন পর বলছে নাকি ওই যে নলটা ঢোকানো হয়েছিল ওটার মধ্যে পটি চলে গেছে। তো ওইটার জন্য ডক্টর বললো কি অন্য জায়গায় নিয়ে যাব, ওখানে অপারেশন করা হবে। এখানে অপারেশন হলো। তারপর ডক্টর এসে বেরিয়ে বলল কি একদম কন্ডিশন ভালো নেই, আর কিছু যদি শ্বাস ফিরে আসে তবেই বাঁচা যাবে, নইলে একটুকু চান্স নেই। তখন আমরা অপেক্ষা করলাম, 4 ঘন্টা অপেক্ষা করলাম, ভাবলাম কি শ্বাস চলে আসবে, কিছু হলো না, ভেন্টিলেটারেই ছিল। তারপরে আমরা ভাবলাম কি সকালবেলা এসে দেখবো। সকালবেলা এসে মানে আমি ছিলাম না, বাবা এসেছিল। তখন বাবাকে ফোন করছি, বাবা ওঠাচ্ছে না। তারপরে আমার ম্যাম আমাকে নিয়ে এলো, বললো চলো আমরা দেখে আসি। তারপরে শুনে আমার মায়ের ডেথ হয়ে গেছে। ওটাতে কাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ? ডক্টর যদি পারতো না তাহলে বলে দিতে হতো কি আমি পারবো না, তোমরা নিয়ে চলে যাও কোথাও, তো আমরা কোথাও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতাম। এখন কি চাও তোমরা? এখন চাই ডাক্তারের শাস্তি হোক। আমার তো একমাত্র সাহারা ছিল মা, আর তো কেউ ছিল না। তো তাই জন্য আমরা অপারেশন করিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দেখলাম কি ডেথ হয়ে গেছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে। তারপর থেকে আর কিছু বলতে পারছি না। আপনার নাম বলে দিন। আমার নাম তনুশ্রী গড়াই। আপনি কে? আমি ওনার মেয়ে। পেশেন্ট ছিল আমাদের, কি বলছো ওইটা? অ্যাপেন্ডিক্স ছিল, ঠিক আছে। পেশেন্টকে আমরা এই যেতে ভর্তি করেছিলাম। এই জেলতে ডাক্তার দেখেও ছিল, ঠিক আছে। ডাক্তার দেখানোর পর ডাক্তার রিপোর্ট দিল যে 1.5 মাসের আমরা মেডিসিন দিয়ে দিচ্ছি, এখন অপারেশন করা যাবে না, মেডিসিন খাক, তারপর সুস্থ সবল হোক, তারপর অপারেশনটা ধীরে সুস্থ হবে। তো তার মন তো মানে না। আবার এই ডাক্তার, এই যে ডাক্তার এখন অপারেশন করেছে উনি এখন সামডিতে বসে না, সামডিতে বসেছে। ওই ডাক্তারকে কেউ এসএন ঝা না কি নাম আছে জানি না। তারপর কি হচ্ছে, কাকুকে বলেছে ওই মেটারটা যে ওই ডাক্তারের কাছে গেলে ভালো হয়ে যাবে, তো সবাই তো নিশ্চয়ই সুস্থ সবলের জন্যই যাবে। ওখানে গিয়েছিল তখন পেশেন্ট বলেওছে, পেশেন্ট এরকম সুস্থ সবল ছিল, ঠিক আছে। পেশেন্ট বলেওছে যে আমার কত টাকা খরচা লাগবে, একটা অ্যামাউন্ট বলেছি যে এটা এমনি তো কাকু অটো চালিয়ে খাই, ঠিক আছে। তো কবে ভর্তি করেছে? 25 তারিখ অপারেশন হয়েছিল ফার্স্ট, সেটা হচ্ছে মিড ওয়েস্টে অপারেশন হওয়ার পর ডাক্তারবাবু কি ভালো বুঝে যে পরামর্শ দিয়েছে, যে অ্যামাউন্ট জিজ্ঞাসা করেছে এই অ্যামাউন্টের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিচ্ছে হ্যাঁ এই অ্যামাউন্টের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, কারণ প্রেসক্রিপশন দেখেছে এই জন্য ট্রিটমেন্ট ভালো করেনি, এই নানা রকম বলেছি। যাই হোক, তারপর আবার মিড ওয়েস্ট হসপিটালে ওইটা অ্যাডমিট হয়েছে। আমাকে কাকু ফোনও করলো যে এই হসপিটালটা অ্যাডমিট হওয়ার পর পেশেন্টকে অপারেশনও করা হয়েছে। অপারেশন হওয়ার পর কাকু আমাকে ফোন করে বললো যে না অপারেশন সাকসেস আছে। এবার সেই রাতের বেলা আবার অপারেশন সিরিয়াসলি হয়ে গেল। সিরিয়াস হয়ে যাওয়ার পর সেই হসপিটাল থেকে ট্রান্সফার করে আনলো এই হসপিটালে। কী জন্য আবার অপারেশন করার পর আবার ওই অপারেশন ওই জায়গা থেকে পায়খানাও বার হচ্ছিল, ঠিক আছে। সেটা তো আমরা জানি, ডাক্তারবাবুই জানবে জিনিসটা। এইখানে আবার রাখা হওয়ার পর আজকে যিনি বলছেন যে পেশেন্ট মারা গেছে, মানে আমরা শুনছি পেশেন্ট মারা গেছে। অভিযোগ কি? আমাদের অভিযোগ কিছু না, ন্যায় চাই প্রথমত, ঠিক আছে। একটা ছোট ভাই, প্রথমত ছোট বাচ্চা, ঠিক আছে। আরেকটা কথা বলছে জোর করে
পেশেন্টকে এখনও তুলে দেওয়া হচ্ছে না অ্যাম্বুলেন্সে। অ্যাম্বুলেন্স ওইখানে দাঁড়িয়েও আছে, অ্যাম্বুলেন্স এখানে, তার এখানে রেকর্ডিং পর্যন্ত করে রেখেছি। ঠিক আছে, আমরা অ্যাম্বুলেন্স দিনে তুলতে, আমাদের এখানে একটা বিচার হবে বা কিছু একটা হবে, বাস পেশেন্ট মারা গেছে। যাতে এটা ক্ষতিপূরণ তো প্রথমে বলেছিল কি যে 9,000 টাকা যেটা হয়েছে অপারেশন খরচা সেটা দিতে হবে না। আমি ওইটা বললাম ওইটা আমি নিজে দিয়ে দিচ্ছি, ওইটা আমি নিজে দিয়ে দিচ্ছি, আমার পেশেন্টকে সুস্থ করে দিতে পারবে। 9,000 টাকা যে বলছে, 9,000 টাকা আমি দেবো না, আমি নিজেই দেবো ওই টাকাটা, কিন্তু আমার পেশেন্টকে সুস্থ হওয়া চাই। পেশেন্ট মারা গেছে, এই যে একটা বাচ্চা আছে, পেশেন্টের নাম হচ্ছে ভবানী করাই, আর একটা ছোট মেয়ে আছে, ওটা আমার বোন হয়। ঠিক আছে, ওটা আমার কাকিমা। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर चंबल एक्सप्रेस से 250 तोता बरामद किया। इस संदर्भ में एक बीट ऑफिसर ने बताया कि आरपीएफ द्वारा उनके विभाग को फोन पर यह खबर दी गई थी कि चंबल एक्सप्रेस से तोता की तस्करी की जा रही है। खबर पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ तोते पिंजड़े में कैद थे तो कुछ को थैले में रखा गया था। इनकी कुल संख्या 250 के करीब थी और इनकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी तोता को उनके अधिकारी के निर्देश अनुसार जंगल में छोड़ दिया जाएगा। আমরাও রেলে আরপিএফ আমাদেরকে ফোন করে জানালো ওনারা 5 নম্বরে কিছু টিয়া পাখি ধরেছে। তারপরে আপনারা এসে দেখলেন? হ্যাঁ, আমরা দেখলাম তিনটে খাঁচাতে কিছু টিয়া পাখি আছে, একটা থলির মধ্যে আছে। এখন এগুলোকে নিয়ে কী করবেন? আমরা এগুলো এখন নিয়ে যাবো আমাদের রেঞ্জ অফিসার, ওখান থেকে যেগুলো আমাদের ট্রিটমেন্ট করা দেয় সে ট্রিটমেন্ট করবো, আর বাকি গেলে ছেড়ে দেবো। আর যে অবস্থায় ধরা পড়েছে কেউ লোক, এনারা বলছে একজন নাকি ধরা পড়েছে, আরপিএফ বলছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আপনারা করবেন না? এটা আরপিএফ করে, এটা আমরা করবো না। দেখি আমরা ডিওপোর সঙ্গে কথা বলবো, তারপর এদেরকে কোথায় ছাড়া হবে? এদেরকে আমাদের ডিওপো সাহেব যেখানে বলবে সেখানে ছেড়ে দেবো। আপনার নাম? আমার নাম সুমন্ত দাস, বিট অফিসার গৌরাঙ্গী। बुधवार को पांडेश्वर के पुराने शमशान घाट में बमबाजी का आरोप लगा था। इसे लेकर पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन भी किया था। गुरुवार को पश्चिम बर्दवान जिला एआईएमआईएम नेता दानिश अजीज अपनी टीम के साथ पांडेश्वर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दानिश अजीज ने कहा कि बुधवार को यहां शमशान घाट में बमबाजी की घटना घटी थी, जो कि बेहद चिंताजनक है। आज वो अपनी टीम के साथ यहां सूरत हाल का मुआयना करने आए हैं। বম ব্লাস্ট বলে এরা তো বলছে রাখা ছিল, এবার প্রশাসন জানবে আর যারা রেখেছিল তারা জানবে। না, ছিল, রাখা ছিল, জানি না। এটা এরকম একটা ঘর ছিল, আমরা দেখেছি। এটা তো ইলিগাল ভাবে রাখা ছিল। ইটস নট গুড ফর চারটে রুম ছিল, চারটে রুম পুরো ব্লাস্ট হয়। আমিও তো আসানসোলে থাকি, খবর শুনে এখন দেখতে এলাম এটা কী হয়েছে, এটা কি এখন দেখলাম যে এখানে কেউ নেই, তাই এখন থানা যাব। আপনারা কোন ডিপার্টমেন্ট স্যার? ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট। पांडेश्वर की आज पांडेश्वर में हम लोग आए थे। पांडेश्वर असेंबली में कल एक घटना हो गई थी, बहुत दुखद घटना थी।
जो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनकंडीशनल और बहुत बड़ा ही एक इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहा था पांडेश्वर में, जिसका पर्दाफाश कल हुआ। आप लोगों ने सुना होगा कि कल पांडेश्वर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पुराने शमशान घाट में। उसी को लेकर आज हम लोग परिदर्शन करने के लिए आए थे। परिदर्शन भी किया, मुलाकात भी की वहाँ के लोगों से। लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग डर से जी रहे हैं। लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ इस बार एक नए एमएलए को चुनकर लाए। इससे पहले के जो एमएलए थे वो जंगल राज चला ही रहे थे, आपको पता होगा, जितेंद्र तिवारी। और फिर इस बार बहुत उम्मीद के साथ एक और एमएलए को पांडेश्वर के लोगों ने नवाजा। लेकिन आज इस जगह पे खड़े होकर वही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी उसी रास्ते पे है। ये भी कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी और हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ में साथ दे रहे हैं। जैसा कि इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कल का बॉम्ब ब्लास्ट का केस। तो मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से और एडमिनिस्ट्रेटिव से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इसके दोषी हैं उसको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करे और उसे जल्द से जल्द ढूंढकर उन्हें सज़ा दे, क्योंकि ताकि आने वाले दिनों में ऐसे कारनामे को अंजाम देने के लिए कोई सोचे ना, और जो भी ये कारनामे अंजाम करे उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए आज हम लोग पांडेश्वर असेंबली आए थे। एक दिन पहले दुर्गापुर में मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सभा के दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने रानीगंज की ट्रैफिक जाम की समस्या को निराकरण के लिए पार्किंग की जगह बनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसके लिए रानीगंज में एक जगह को भी चिन्हित किया था। इस पर ममता बनर्जी ने वहां पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए हामी भरी थी। हालांकि उसकी निगरानी और देखरेख चैम्बर को ही करनी होगी, जिसे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने स्वीकार किया था। गुरुवार को अरुण भारती के नेतृत्व में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने एनएसपी रोड नेताजी स्टैचू के सामने की जमीन का मुआयना किया। यहीं पर पार्किंग की जगह बनाने का फैसला लिया गया है। चैम्बर के अधिकारियों का कहना है कि अगर यहां पर पार्किंग की जगह बनाई जाती है तो रानीगंज में ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगा। आपको बता दें कि रानीगंज में सबसे प्रमुख समस्या ट्रैफिक की है और इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री की प्रशासनिक सेवा में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने रानीगंज में एक पार्किंग लॉट बनाने का अनुरोध किया था, जिसे ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि इसकी देखभाल की जिम्मेदारी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ही लेनी होगी। गुरुवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिए गए एक ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि रानीगंज में तिलक रोड, बंस प्लॉट आदि इलाकों में बीते 50 सालों से लोग रहते आए हैं, लेकिन आज अचानक रेलवे द्वारा उनको हटाने का नोटिस दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां अतिक्रमण कर रखा है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेस रिलीज में कहा गया कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने वहां जमीन खरीदी है, जिसका सबूत भी है, तो अचानक वो अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह से उनको हटाए जाने के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में हुए प्रशासनिक बैठक में रेलवे द्वारा इस तरह से लोगों को हटाने, इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा रानीगंज के एनएसपी रोड इलाके की एक जमीन पर पार्किंग स्थल बनाए जाने के फैसले पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाई घटक द्वारा उस जमीन को पार्किंग स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने की बात से वो लोग बेहद खुश हैं। इससे रानीगंज की एक बेहद पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। प्रेस रिलीज में रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा वापस दिए जाने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा कि पहले रानीगंज सब अधिवेशन हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये दर्जा उससे लेकर आसनसोल को दिया गया। इस प्रेस रिलीज में फिर से रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। রানীগঞ্জ के सब डिविजन করা হোক, যেটা 1847 থেকে 1906 সাল পর্যন্ত ছিল। তো আমাদের এটা কোনো নতুন দাবি কিছুই নয়। আপনাদের সাহায্য চাই, আপনাদের ভালোবাসা চাই, কারণ আপনাদের ছাড়া এইসব কাজ হবে না।
আপনারা ফ্ল্যাশ করলেই জিনিসটা একদম রাইটার্স বিল্ডিং আর নবান্ন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এই জন্যে আপনাদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কাম্য করি, এটাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন। যেটা গোটা এলাকা আছে না, বার্নস প্লট যাকে বলা হয়, এটা 40 থেকে 50 বছর আগে 1973 সালে কাছাকাছি সব জায়গা রেজিস্ট্রি ডিড মাধ্যমে আমরা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির কাছ থেকে কিনেছি। তো সেটা আমাদের একদম, তারপরে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া গেছে, তারপরে আমাদের ইলেকট্রিক কানেকশন পাওয়া গেছে, সব রকম যত সরকারি আমাদের ব্যবসা সেটা সব পেয়েছি আমরা। ইলিগাল কী করে হলাম আমরা? এখন রেল প্রশাসন হঠাৎ করে এসে বলছে যে আপনারা এখানে ইলিগাল। এমনকি এত সিনিয়র অফিসিয়াল ডিআরএম মহাশয় তিনি নিজে টুইট করেছেন যে এটা বার্নস প্লটে যারা থাকছে তারা ইলিগালি বসবাস করছে, তাদেরকে ওখান থেকে ওটা উচ্ছেদ করা হবে। তো কালকে এই প্রশ্নটা আমরা দিদিকে পরিষ্কার একদম ডাইরেক্ট বলি, আপনারা তো সব শুনেছেন, আমার তো বক্তব্যটা সেটা অনেক চ্যানেলে দৌড়াচ্ছে যে আমরা ইলিগাল নয়, আমার আছে। এবার রেল যদি আমাকে জোর করে যদি তুলতে চাইছে, তো সেটা দিদি তাতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কোনো মতেই আপনাদেরকে জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করার কোনো অধিকার নেই ওদের। আর ওরা যদি চেষ্টা করে তাহলে আমাদের লোকাল লোক আপনাদের সাথে থাকবে, মানে লোকাল প্রশাসন আর রাজনৈতিক মহল, তারা আপনাদের পাশে দাঁড়াবে, এটা পরিষ্কার উনি বলে গেছেন। এতে আমাদের এই এলাকার যারা মানুষ আছেন একটু মানে আশ্বস্ত হয়েছেন, তারা একটু রেহাই পেয়েছেন। আশা করি এরকম রেল প্রশাসন এখন আমরা ডাইরেক্ট প্রশ্নটা তুলছি না, তার কারণ আমরা নিজে এখন মানে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স নিজে ডেঞ্জারে চলে এসছে। তো আগে আমরা নিজের জানটা বাঁচাবো, তারপরে কোর্টে কী অর্ডার আছে সেটা আমি পড়িনি, তবে পেপারের মাধ্যমে, আপনাদের পেপারের মাধ্যমে পড়ছি আমি যে সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার হয়েছে, রেলের জায়গায় যারা ইলিগাল বসবাস করছেন তাদেরকে আপনারা উচ্ছেদ করতে পারেন। আর দেশের বহু জায়গায় তারা উচ্ছেদ করেছেও। তো এই ব্যাপারে আমার কোনো বলা ঠিক নয়। আর আমাদেরও মামলা এবার সাবজুডিস হয়ে যাচ্ছে 2-3 দিনে, তারপরে আমরাও কোনো বক্তব্য দিতে পারবো না। এখন সাবজুডিস হয়নি বলেই আমি বলতে পারছি। 3-4 দিনের ভিতরে আমাদের কেস দাখিল হয়ে যাচ্ছে রেলের বিরুদ্ধে। তো সেটা আমরা আমাদের উকিলের পরামর্শ অনুসার কাজ করছি। আপনাদের সহযোগিতা চাই, একান্ত সহযোগিতা চাই। সত্ত্বেও ঘর বাড়ি করেছে 40 বছর আগে, তাদেরকে হঠাৎ করে রেল এসে বলবে যে ওর কাছে নিয়েছেন, ওটা আমরা মানি না, তা হয় কখন? ইনি কিনেছেন, रेल प्रशासन बार्न कंपनी काछ থেকে জায়গাটা কিনে। इसके बंधु को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल जो हम लोगों की सीएम मैडम जो दुर्गापुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने रानीगंज चैम्बर को इनवाइट किया था, उसके तहत हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कल की मीटिंग में हम लोग, हमारे एडवाइज़र और पास्ट प्रेसिडेंट और हम लोग के गार्जियन श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान के नेतृत्व में मैं और हमारे प्रेसिडेंट अरुण भरतिया कल मीटिंग अटेंड किए थे। वहाँ पर बंस प्लॉट में जो, जहाँ हमारा रानीगंज चैम्बर भी आज बंस प्लॉट में ही अवस्थित है, यहाँ विगत कुछ महीनों से एक रेलवे का एक डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ दिन पहले डीआरएम साहब यहाँ पर आए थे और हम लोगों को एक, यहाँ पर उन्होंने इंक्रोचर बोल के हम लोगों को संबोधित किया था, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया था। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने कल सीएम मैडम को अपना एक प्रतिवेदन दिया है कि इस समस्या का से हम लोग जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए। और डायरेक्ट संवाद में हमारे एडवाइज़र श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान ने उनको यह मामला उनके सामने उठाया, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया कि आपनारा केन उच्छेद होबेन, आमादेर लोग एखाने लोकल लोग आछे, आपनादेर सहयोग करबे। इससे हम लोग बंस प्लॉट निवासी काफ़ी प्रसन्न हैं। उनका आश्वासन पाकर हम लोगों ने इस बाबत माननीय मलय घटक साहब जो हम लोग के पीडब्ल्यूडी मंत्री है, इस इलाके के मंत्री है, उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया है। चीफ सेक्रेटरी को भी बंस प्लॉट के मामले के बाबत लेटर दिया है। अभी हम लोग, हमारे लोकल प्रतिनिधि जो हम लोग के सब समय हम लोग के साथ खड़े हैं, माननीय तापस बनर्जी महाशय हमारे एमएलए, उनको भी हम लोगों ने सारी घटना की जानकारी दी है। अभी हम लोग और डीएम वगैरह जो भी हैं इस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी, सबको हम लोग जनाएंगे और हम लोग सबका सहयोग लेंगे। हम लोगों ने जो यहाँ पर ज़मीन है, हम लोगों की बाकायदा रजिस्टर्ड डीड होकर ज़मीन खरीदी है हम लोगों ने, और हम लोग परचेज सेल एग्रीमेंट है। म्यूनसिपैलिटी से हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह सब हम लोग दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। पूरी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये प्रतिचेष्टा है पाड़े के बंस प्लॉट के प्रति। उन्होंने कल, हम लोगों की टीम ने कल सीएम साहिबा के सामने ये बात उठाई और उन्होंने हम लोगों को बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया। हम लोग पूरे बंस प्लॉट के निवासी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, चैम्बर्स को उन्होंने बार बार उनका मैसेज आ रहा है बंस प्लॉट निवासियों का कि हम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विशेषकर हमारे
आपके जो एडवाइजर राजेंद्र प्रसाद जी खितान है उनको विशेष धन्यवाद करते हैं और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विशेष धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोग की बात माननीय सीएम महोदया के सामने उठाई और उन्होंने उचित हम लोगों को आश्वासन दिया। नमस्कार, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है। मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से मुख्य 3 मुद्दाओं को आज उठाना चाहता हूं। इसमें से 2 मुद्दाओं को कल हमने हमारे ऑनरेबल सीएम के सामने उठाया था और सीएम साहिबा ने हंस के हमें अप्रूवल दे दिया है। उसके लिए हम सीएम साहिबा को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारा सबसे पुराना मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा था कि रानीगंज में पार्किंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। रानीगंज बाज़ार का जो अस्तित्व था वो ख़त्म होते जा रहा है। रानीगंज में मार्केट में लोग पार्किंग करने की वजह से मार्केटिंग करने आ नहीं रहे हैं। इसकी वजह से रानीगंज का व्यापार मंदा पड़ते जा रहा है और उस व्यापार को वापस पुरानी जगह पे ले जाने के लिए रानीगंज में एक पार्किंग की बहुत दरकार थी, जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, हमारे ऑनरेबल एमएलए मलय साहब और तापसदा अड्डा चेयरमैन, उन्होंने कल इस मीटिंग में अप्रूवल दे दिया कि रानीगंज की जो पीडब्ल्यूडी की जो ज़मीन है, जो अनयूज ज़मीन है, वहाँ पे रानीगंज व्यापारियों के लिए पार्किंग की जगह बनाएंगे और उससे रानीगंज में जो भी मार्केट में बाहर के व्यापारी आना बंद कर चुके थे वो आना शुरू कर देंगे और रानीगंज का मार्केट वापस ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1250 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे रानीगंज के 1250 मेंबर्स में कुछ इंडस्ट्रीज भी है, कुछ छोटे ट्रेडर्स भी है, कुछ बिजनेसमैन भी है। तो इंडस्ट्रीज लोग के लिए तो कई बार हमारे कई चैम्बर्स ने कई बातें उठाई है, किंतु हमारे जो छोटे ट्रेडर्स है ये काफ़ी 20-25 सालों से इस समस्या को लेकर परेशान थे और उनका रिप्रेजेंटेटिव जैसे रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, ज्वेलरी एसोसिएशन, रानीगंज के छोटे व्यापारी एसोसिएशन सब हमें अप्रोच करते थे और हम भी रानीगंज से इस मुद्दे को हरदम उठाते थे। हमारे जो एडवाइज़र है CRP खेतान जी, हमारे चेयरमैन प्रदीप बाजोरिया जी के सानिध्य में कल ये मैंने डेलीगेशन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ममता दीदी के सामने रखा और ममता दीदी ने इसको अप्रूवल दिया। इसके लिए मैं हमारे एडवाइज़र्स, हमारे जितने भी पुराने सदस्य हैं जिन्होंने मुझे इस के लिए इंस्पायर किया कि मैं रानीगंज का ये मेन मुद्दा को उठाऊं और इसका अप्रूवल लूं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्रैफिक जो समस्या है, ट्रैफिक विभाग की तरफ से क्या लग रहा है? ट्रैफिक समस्या को लेकर हमारी 7 दिन पहले डीसीपी ट्रैफिक के साथ मीटिंग हुई थी शराब भवन में। उसमें कई हद तक उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था। हमारे रानीगंज के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे। हमने उस समस्याओं के बदले जो उन्होंने रास्ता बताया था उसको हंस के एक्सेप्ट किया है और ट्रायल बेसिस पे 1 महीना के लिए हमने चालू करने को कहा है। कुछ रास्ता वो वन वे कर रहे हैं, कुछ टोटोज़ को वो पंजाबी मोड़ में अटका रहे हैं, कुछ टोटोज़ को मेजिया में अटका रहे हैं। तो उन्होंने जो हमें रूपरेखाएं दिखाई उससे हमें थोड़ी सी संतुष्टि है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।